धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी हैं देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की। बातचीत के दौरान मोदी जी ने बड़े ही कॉजुअल तरीके से कहा, भूटान तो हमारे लिए एक स्पेशल फ्रेंड है। आने वाले टाइम में हमारे कंट्रीज के बीच कॉर्पोरेशन और भी बेहतर होगा। वहीं जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी ने हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को पूरी तरह से बदल दिया है। अब ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक हो गया है, जिससे हमारे ब्यूरोक्रेट्स को सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 5वें नेशनल वाटर अवार्ड 2023 प्रदान करेंगी। 9 श्रेणियों में 38 विनर्स चुने गए हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अर्बन लोकल बॉडीज शामिल हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि भारतीय कला, खासकर नृत्य, आज की संघर्ष में दुनिया में यूनिटी का एक अच्छा उदाहरण पेश करती है। उन्होंने नई दिल्ली में एक फेस्टिवल में बताया कि नृत्य कलाकार सांस्कृतिक और शांति के दूत होते हैं, जो संवाद को बढ़ावा देते हैं और कूटनीतिक कोशिशों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। साथ ही लावरोव जी ने कहा कि एशिया अब दुनिया की पावर के रूप में उभर रहा है। उनका ये भी कहना था कि भारत, रूस और चीन की तिकड़ी एक नया इकोनॉमिक सेंटर बना रही है, जो अपने आप में एक स्वतंत्र मैकेनिज्म की तरह काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कुछ बैंकों में चीफ जनरल मैनेजर का नया पद बनाने की मंजूरी दी है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक शामिल है। ये पद डायरेक्टर बोर्ड के स्तर से नीचे होगा। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक भी अपने मैनेजर्स को सीजीएम बना सकेंगे। साथ ही इस धान के सीजन में आड़ती, शेलर और किसान तो परेशान ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मायूस सैकड़ों लेबर्स हैं। दोस्तों, ये लोग हर साल बिहार और उत्तर प्रदेश से काम करने के लिए पंजाब की मंडीज में आते हैं और अब इन्हें काम नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के सालापुर पहुंचे। वहां जनता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर आतिशी को चीफ मिनिस्टर बनाया है और अब वो केजरीवाल के कहने पर दिल्ली के काम करवा रही है। सो ऐसे में दोस्तों, खबरों का सिलसिला इसी तरह से इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अपने राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो 25 अक्टूबर तक चलने वाली है। उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। भाजपा ने महाराष्ट्र और झारखंड के लिए कैंडिडेट्स की पहली सूची भी जारी कर दी है और अब यूपी का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। वहीं सुबह 8 बजे से शहर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2 के तहत कुछ पाबंदियां लागू होने जा रही हैं, जिसमें डीजी सेट के चलने पर रोक लगेगी। और हाँ, पिछले 24 घंटों में नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 46 पॉइंट बढ़ गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के कई प्रमाण सामने आए हैं। उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है और अब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हुड्डा ने भी ये कहा कि जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जाएंगे ताकि ह्यूमन पर मशीन भारी ना पड़े। बिजली के नए कनेक्शन सहित कई सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी हटा दी गई है, जिससे इन सेवाओं के लिए शुल्क कम हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने 18 अक्टूबर को 18% जीएसटी हटाने की अधिसूचना जारी की है, जो कि 10 अक्टूबर से प्रभावी मानी जाएगी। केवल डिपॉजिट वर्क पर 18% जीएसटी लगेगी। साथ ही पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माफिया और क्रिमिनल्स के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अपराधियों में कानून का फियर पैदा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में पुलिस के मोरल एंड एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही दीपावली से पहले सरकार 53,000 डेयरी उत्पादकों को 18.39 करोड़ रुपीस का लंबित पेमेंट करेगी, जिससे कि किसानों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। ये घोषणा पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सचिवालय में की।
वहीं बता दें कि इजराइल ने अब माफी मांगी है जब उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक हमले से गलती से 3 लेबनीज सैनिक को मार डाला। सेना ने कहा कि उनका लक्ष्य लेबनीज सेना नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से जुड़े एक व्हीकल को निशाना बनाना था। ये घटना रीजन में बढ़ते तनाव को दर्शाती है। वहीं दिवाली का त्योहार 10 दिन दूर है और इस समय सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली के सराफा बाजार में 21 अक्टूबर को सोने की कीमत 750 रुपए बढ़कर 80,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जबकि चांदी की कीमत 5,000 रुपए के जंप के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। वहीं पिछले एक हफ्ते में करीब 100 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियां मिली है, जिसके चलते फ्लाइट्स में काफी डिले होता नजर आता है। सरकार ने कहा कि यात्रियों की सेफ्टी उसकी सर्वोच्च प्रायोरिटी है और फेक कॉल्स करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए रेगुलेशंस में जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत की विकास गाथा कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट की मांग में बढ़ोतरी के चलते बरकरार है। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में वास्तविक जीडीपी दर 7.2% रहने की संभावना जताई। दास ने बताया कि बेहतर एग्रीकल्चर सिनेरियो एंड रूरल डिमांड प्राइवेट कंजप्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा कि भारत की बैंकिंग प्रणाली मजबूत है, जिसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और उच्च कैपिटल एडुकेसी रेशियो का कम स्तर है। उन्होंने ये भी बताया कि निवेश के लिए आवश्यक लोन्स प्रदान करना आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए क्रिटिकल है। इसी के साथ केंद्र और लद्दाख के नेताओं के बीच 4 सूत्री मांगों पर बातचीत की तारीख तय कर दी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में समिति की अगली वार्ता 3 दिसंबर को होगी। पिछली बैठक मार्च में हुई थी। ये वार्ता लद्दाख के विकास और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के लिए खास मानी जा रही है। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीट एलोकेशन को लेकर खींचतान चल रही है। शिवसेना और कांग्रेस के बीच कई सीट्स पर विवाद है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स महाविकास अघाड़ी के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस मीटिंग की जानकारी दी है। साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया अस्मिता वुमेन्स लीग से महिलाओं की नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन काफी बढ़ी है। तिरुवनंतपुरम में 300 बेड वाले गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने प्लेयर्स से अपील की कि वे स्पोर्ट्स को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाने का रास्ता ना समझें, बल्कि देश के लिए मेडल्स जीतकर नाम रोशन करें। साथ ही दोस्तों वेदर डिपार्टमेंट ने बताया है कि ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिससे अगले हफ्ते ओडिशा में हैवी रेनफॉल की संभावना है। 24 अक्टूबर को तेज हवाओं के साथ बारिश का अंदेशा लगाया जा रहा है। फिशरमैन को एडवाइस किया गया है कि वो इस दौरान समुद्र में मछली वगैरह पकड़ने के लिए ना जाएं। खबरों का सिलसिला दोस्तों इस वीडियो में इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते से पॉल्यूटिंग व्हीकल्स के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया है ताकि इस समस्या को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। साथ ही मध्य प्रदेश में दिसंबर तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां शुरू होंगी, जिनमें से 46,000 पद हेल्थ डिपार्टमेंट में होंगे। इसके अलावा 20,000 नए पद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 12,000 सहायिका और 467 सुपरवाइजर शामिल होंगे। चीफ मिनिस्टर ने रोजगार सृजन के लिए विभागों को अगले 4 सालों की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चीन ने हाल ही में पुष्टि की है कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौता हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इस बात की पुष्टि की कि इन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से लगातार संवाद होते रहे हैं, जिससे विवादित क्षेत्रों में गश्त पर एक समझौता हो गया है। ये कदम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और सीमा पर शांति बहाल करने के प्रयासों का हिस्सा रहा। साथ ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 2 कर्मचारियों की मौत हो गई और 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि ये धमाका फैक्ट्री के F6 सेक्शन में हुआ, जिसके कारण बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। मलबे में कई कर्मचारियों के दबे होने की आशंका है और राहत कार्य जारी है।
देश में सीआरपीएफ द्वारा संचालित कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है, जिससे पुलिस बल अलर्ट हो गया है। इन धमकियों में 2 स्कूल दिल्ली और एक हैदराबाद का है। इसी प्रकार की धमकियां विभिन्न एयरलाइंस को भी मिल रही हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है ताकि छात्रों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हैन इन दिनों दिल्ली में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ छठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता की सह अध्यक्षता की। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। वहीं आपको बता दें कि यमुना अथॉरिटी एरिया में सुपरटेक अप कंट्री परियोजना में प्लॉट्स की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। पहले दिन 5 खरीदारों ने अपनी रजिस्ट्री कराई। ये प्रक्रिया उन लोगों के लिए खास है जो इस परियोजना में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इससे एरिया के विकास में तेजी आने की संभावना भी है। गुरमीत राम रहीम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पंजाब सरकार ने 2015 के बेअदबी मामलों में उसके खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। भगवंत मान की सरकार ने 3 मामलों में केस चलाने की इजाजत दी है, जिससे कि राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।